तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। हमारे साथ हैं कृष्ण बेदी जी, कैबिनेट मिनिस्टर। सर जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आज मोदी जी आए थे जी, और उस कार्यक्रम के संयोजक आप ही थे, और आप स्मृति भेंट मोदी साहब को देने लग रहे थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, स्मृति भेंट राज्य के अंदर या तो सीएम साहब देते हैं या अध्यक्ष साहब देते हैं। आज आपने भी ये मौका मिला, ये क्या कहना चाहोगे इस विषय पे जी? नहीं, वो तो पीएमओ का जो डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन के हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया जी। बड़ोली जी ने भी स्वागत किया, अभिनंदन किया, और मेरी भी जिम्मेवारी, 3 लोगों की जिम्मेवारी थी। तो वो इतनी सी बात थी, और कोई इसमें कोई विशेष नहीं थी। कार्यकर्ता के नाते, मंत्री के नाते, इस रैली के संयोजक के नाते, वो सीएमओ की तरफ से, पीएमओ की तरफ से जो निर्देश थे, डायरेक्शन थी, उसी प्रोटोकॉल के अनुसार सारी टीम काम कर रही थी। परंतु आज के इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का, हमारे प्रशासन के सभी अधिकारियों का, हमारे सभी कर्मचारियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार एक एक विषय को लेकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती समारोह था, महाराजा अग्रसेन जी का एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, और जो पहली उड़ान लैंड की वो अयोध्या में की, वो लैंड की महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। किस प्रकार से 3 महापुरुषों को समायोजित करके मोदी जी ने आज का सारा विषय रखा जी। और संविधान को किस प्रकार से कांग्रेस ने कुचलने का काम किया, ये सारी बातें विस्तार पूर्वक जब बताई तो बहुत सी चीज़ें आज क्लियर हुई। और मोदी जी का संबोधन था, बड़ा प्रेरणादायक था, बड़ा लोगों को कांग्रेस के प्रति उत्साहजनक लगा। केवल कांग्रेस के प्रति अग्रेशन नहीं था जी, कांग्रेस की नीतियों का, कांग्रेस के कुकर्मों का, कांग्रेस की जातियों का, कांग्रेस के जुल्मों का। अब मोदी जी ने एक लाइन की, उन्होंने जरा उसमें ध्यान से सुनना जी। उन्होंने कहा कि 70 साल के अंदर कांग्रेस के लोगों के स्विमिंग पूल में तो पानी गया, परंतु देश की 100 में से 16% आबादी को पानी मिला घर में, नल से जल। कितनी बड़ी विडंबना थी। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे थे। पूरे देश के अंदर 70 साल के अंदर तो 76 एयरपोर्ट बनते हैं, और 11 साल के अंदर 160 बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज 80% घरों में हमने नल से जल, और देश के जिस दिन प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी, उस दिन 13,000 गांव देश के ऐसे थे जो बिना बिजली के थे। 70 साल की आज़ादी के बाद यह स्थिति थी। तो इस प्रकार के विषयों को लेकर जब बात, तो वो संविधान की करेंगे, परंतु संविधान को केवल जेब में रखते हैं। संविधान में जो कुछ अंबेडकर जी ने लिखा, दबे कुचलों के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उन्होंने जो कुछ लिखा उसके बारे में कभी कांग्रेस ने चिंता नहीं की। आज अंबेडकर जी का उन्होंने दूसरी बात की, अंबेडकर जी का सबसे ज्यादा अपमान किया तो कांग्रेस ने किया। उनको जितने जी भी अपमानित किया, उनकी मृत्यु के बाद भी अपमानित किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से संविधान सभा के अंदर जी अंबेडकर जी को रोकने के लगातार प्रयास किए। ऊना से वो चुनाव लड़े, उनको वहां जाके जवाहरलाल जी ने हरा दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश से ट्राई किया, मध्य प्रदेश में हरा दिया। तो हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल में जिस सीट से उनको जिताया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिताया, कांग्रेस के अंदर इतनी पीड़ा थी, इतना दुख था, अंबेडकर जी को जिस सीट से जीत के आए वो सीट बांग्लादेश में छोड़ दी, जो पश्चिम पाकिस्तान पड़ा। और उनको संविधान सभा की मीटिंग के अंदर कहा कि आपकी जो सीट है वो तो पाकिस्तान में चली गई है, आप यहां क्या कर जाइए। तब अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं इस देश के में पैदा हुआ हूं, इस भारत माता की सेवा में आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं संविधान सभा की सदस्यता से मेरी रद्द हो गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मैं इस भारत माता के लिए पैदा हुआ, इस भारत माता के लिए जान दूंगा। किस प्रकार की दुख भरी कहानी है अम्बेडकर जी की। जब 1956 में उनकी देहांत होता है जी, 26 अली रोड पर जो उनका बंगला था, घंटों के हिसाब से खाली करा लिया। 4 गज भी जमीन उनके संस्कार के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में नहीं दी। उनके अनुयायियों ने, उनके समर्थकों ने उनका संस्कार बॉम्बे में ले जाकर किया। पार्थिव शरीर को उठा के वहां ले गए जी। बिल्कुल। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, जिस मकान में वो अंतिम समय रहते थे, वो मकान टुकड़े कर करके, कहीं उनकी कोई यादगार शेष ना बच जाए, टुकड़े कर करके वो उसके पार्टीशन कर करके अलग अलग लोगों को वो रहने के लिए दे दिए। एक कम्युनिस्ट का सांसद था, एक कांग्रेस का सांसद था। इस प्रकार का उन्होंने अत्याचार जुल्म जाती। कांग्रेस जब देश आजादी की स्थिति आई,
इंग्लैंड के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के कारण जिस पार्टी की वहां पर सत्ता आई, उसका झुकाव भारत की आज़ादी की तरफ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई, वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को तो आज़ाद करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात की, आंतरिक सरकार बना दी। और किस प्रकार का जवाहरलाल नेहरू ने खेल खेला। उन्होंने कहा था कि 14 लोग इसमें सरकार में शामिल होंगे, परंतु उन्होंने क्या किया? 5 हिंदू होंगे, 5 मुस्लिम होंगे, 1 सिख होगा, 1 ईसाई होगा, ऐसा करके, और केवल 1 दलित होगा। और दलित के नाम पर जगजीवन राम जी को सरकार में ले आए। पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ। जब उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी ने कहा कि जब धर्म के नाम पर बंटवारा इस देश का हो गया तो 5 मुस्लिम मंत्री क्यों? ये पहली बार यदि किसी ने आवाज उठाई तो अम्बेडकर जी ने उठाई। जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ है तो 5 मंत्रिमंडल में मुस्लिम क्यों मंत्री हो? ये इतनी बड़ी सोच लेकर प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कहा, और पूरे देश के दलित समाज के लोगों ने टेलीग्राम किए इंग्लैंड की सरकार को कि हमारा सबसे काबिल आदमी मंत्रिमंडल में नहीं लिया, और मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने के लिए केवल 1 मंत्री लिया, वो भी जगजीवन राम को ले लिया। हमें जगजीवन राम से कोई आपत्ति नहीं, परंतु हमारे अधिकारों को लड़ाई लड़ने वाला तो डॉक्टर BR अम्बेडकर है, आप इसको लो। तब उन्होंने नेहरू जी से पूछा, तब दोबारा मंत्रिमंडल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और BR अम्बेडकर जी की तब जाके एंट्री हुई। और दोनों लोगों ने नेहरू की बेइज्जती और नेहरू के अपमानित होके दोनों ने मंत्रिमंडल से रिजाइन देना पड़ा। तो कभी कृपा नहीं की कांग्रेस ने। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी बनाई देश की आजादी के बाद। उन्होंने पहला चुनाव फिर महाराष्ट्र से लड़ा, तो वहां जाके जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया, उनको हराया। तो आज मोदी जी ने यूं क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाए तो किसी मुस्लिम को बनाए? मेरा विषय नहीं, अभी मैं फिर आ रहा हूं जी। 2013 में आपको मैं बिल्कुल ताजा उदाहरण देना चाहता हूं। 2013 में देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। उनका एक बयान आया था कि देश के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का, गरीब चाहे जाट है, चाहे गरीब राजपूत है, चाहे गरीब ब्राह्मण है, चाहे गरीब तो कोई सी को जाति थोड़ी गरीब। ठीक है। वो कहते नहीं अल्पसंख्यकों, और अल्पसंख्यकों में भी केवल मुसलमानों का है। वो अल्पसंख्यक सिख को नहीं मानेंगे, अल्पसंख्यक क्रिश्चियन को नहीं मानेंगे, अल्पसंख्यक बौद्ध को नहीं मानेंगे, जैनी को नहीं मानेंगे, अल्पसंख्यक भी मानते हैं तो केवल और केवल मुसलमान को मानते हैं। नहीं समझ रहे मेरी बात जी। इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो संविधान के अंदर अंबेडकर जी एक एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसके आजादी, उसके अधिकारों की बात करके गए, कांग्रेस ने संविधान के विपरीत इस चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया। एक व्यक्ति राज में रहे, एक व्यक्ति सत्ता में रहे, उसके लिए संविधान में सबसे बड़ा संशोधन कर दिया। और 25 जून 1975 को रातों रात इमरजेंसी लगा दी। पूरे दुनिया में ये सबसे दुष्परिणाम वाला जो काम किया तो किसी ने किया? कांग्रेस ने किया। पूरे मीडिया को सेंसर कर दिया, प्रिंट मीडिया को सेंसर कर दिया, विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया। और 1-2 दिन नहीं, 2.5 साल लोगों को जेल में डालने का काम, बिना कोई कानून, बिना कोई कायदे, व्यापारियों पे सेंसर कर दिया। किस प्रकार के आपातकालीन हालात पैदा करे कांग्रेस ने। तो वो इमरजेंसी लगाई थी, वो तो संविधान में कहीं भी अंबेडकर जी लिख के नहीं गए थे कि अब इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ेगी। केवल एक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए। और हाई कोर्ट का फैसला आता है शुक्रवार को। जेपी जी ने सोमवार को कोर्ट में जाना था। पूरे देश के विधानसभा की एक दिन के नोटिस पर इंदिरा जी ने मीटिंग बुलाई, विधानसभा का सेशन बुलाया, वहां से बिल पारित कराया। इतवार को, रविवार की रात को पूरा दिन में पार्लियामेंट बुला के पार्लियामेंट में बिल पास कराया, क्योंकि यदि सोमवार आ गया तो भर कोर्ट में चले जाएंगे। इस प्रकार पैरों से जो संविधान को कुचला तो कांग्रेस ने कुचला। ये बात कोई समझेगा नहीं। जिन लोगों ने आपातकाल भुगता है उनसे पूछो ना, वो पीढ़ी अब बहुत कम लोग रह गए हैं। किस प्रकार के शोषण और जुल्म जातियां की हैं कांग्रेस ने। तो आज उन अत्याचारों और जुल्म जातियों का बदला लोग भी ले रहे हैं, परंतु आज वो क्या कहेंगे, हम संविधान खतरे में है। कल रणदीप सुरजेवाला जी बोले संविधान खतरे में है। अरे कौन से खतरे में है? इमरजेंसी में तेरा बाप मंत्री था क्या? तब संविधान खतरे में था। पार्लियामेंट के अंदर आप संविधान के खिलाफ बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, तब आप कांग्रेस में थे क्या? आज जो भी कांग्रेसी उठेगा संविधान खतरे में है। 400 सीटें बीजेपी इसलिए मांग रही थी कि संविधान बदल देंगे। कौन सा संविधान बदल दिया हमने? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब नेता प्रतिपक्ष थे, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि इस बार आपके मोहल्ला लहर बनी हुई है, क्या आप देश के प्रधानमंत्री बनोगे?
तो किस आधार पर देश चलाना चाहोगे? क्योंकि आपके ऊपर तो ब्लेम है कि आप मनुस्मृति को पढ़ते हो, मनुवाद की आप बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो। तो पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, यदि मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, मैं अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार इस देश को चलाना चाहूंगा। और उन्होंने संविधान की सुरक्षा और रक्षा करते हुए एक वोट से अपनी सरकार तो घेर ली, परंतु संविधान की उल्लंघना करके खरीदो फरोख्त नहीं की। राम मंदिर आंदोलन के अंदर राम मंदिर गिरता है, उसमें तो हिमाचल की सरकार का कोई रोल नहीं था, राजस्थान की सरकार का कोई रोल नहीं था, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार गिर दी, रातों रात खत्म कर दी। कितनी सरकारों को कांग्रेस ने तोड़ा, और जो भी संविधान में संशोधन किए जनहित के लिए कभी संशोधन नहीं किया, हमेशा अपने हित के लिए कांग्रेस ने संशोधन किया। तो बहुत से विषय ऐसे हैं, कभी विस्तार से आपको बताएंगे। वक्फ बिल के बारे में मैं भी आ रहा हूँ, वक्फ बिल के बारे में भी आ रहा हूँ जी। तो इस प्रकार की जुल्म जाते इस देश के ऊपर करने का कांग्रेस ने काम किया, और आज वो संविधान के संरक्षक और संविधान के रक्षक बनके पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। परंतु आज सब कुछ सोशल मीडिया पर भी है, गूगल पे भी है, हर जगह है। और मोदी जी ने तो संविधान की हमेशा सुरक्षा करने का काम किया, संविधान की रक्षा करने का काम किया है। संविधान की तो पहले दिन ही आत्महत्या नेहरू जी ने उसी दिन कर दी थी, जिस दिन धारा 370 लगा के हमारे ही एक प्रदेश को उन्होंने विशेष दर्जा दे दिया। वहाँ का झंडा भी अलग, वहाँ का मुख्यमंत्री को वजीर आजम की ताकत दे दी। देश का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर पर लागू ही नहीं होगा। और बाद में वो नासूर ऐसा हुआ कि देश में सबसे बड़ा आतंकवाद का अड्डा बना तो वो जम्मू और कश्मीर बना। आज उसमें शांति बहाल करने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। तो इस प्रकार से अंबेडकर जी के 5 तीर्थ, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनकी शिक्षा हुई, जहाँ उनकी दीक्षा हुई, जहाँ उनकी विदेश के अंदर जहाँ रह के उन्होंने सारा जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, 5 तीर्थों को हमने तो करोड़ों करोड़ों अरबों रुपये लगाकर छब्बी अलीपुर रोड पर हमने आज भव्य स्मारक बनाया है। महू में मैं खुद जाके आया हूँ, बॉम्बे में इसी प्रकार से मैं विदेश में इंग्लैंड में जाके आया हूँ। वहाँ पर भी जहाँ पर अम्बेडकर जी शिक्षा ग्रहण की थी, वहाँ पर भी भव्य स्मारक बनाया। और दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन भारत की सरकार ने खरीद कर वो स्मारक बनाया है इंग्लैंड के अंदर। तो हम तो अम्बेडकर जी को सम्मान देते हैं, अम्बेडकर जी के लिए बात करते हैं, और कांग्रेस केवल नाटक करती है। ये नाटक को नंगा करना, इसको पास करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। रही वक्फ की बात, आज मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि कांग्रेस की नीयत और नीति ठीक होती तो वक्फ की जो फैसिलिटियां मिलनी थी वो आम मुसलमान को मिलनी थी, परंतु उनका तो जीवन दुर्भर कर दिया उन्होंने। एक कुछ भूमाफियों के हाथ में पूरा वक्फ बोर्ड दे दिया। जिन लोगों को लाभ होना था वो लाभ नहीं मिला। तो वो सारी लड़ाई सड़कों पे भी लेके आएंगे, मीडिया में भी लेके आएंगे, जनता में भी लेके जाएंगे, मतदाता में भी लेकर जाएंगे, और कांग्रेस को बेनकाब करेंगे। आखिरी सवाल जी मेरा, ना तो इलेक्शन है अभी, ना कोई और इस टाइप की बात चल रही, भाजपा की रैलियां ज़्यादा सी कामयाब नहीं होती, लेकिन आज की रैली ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कौन सी रैली कामयाब नहीं होती हमारी? अक्सर देखा जाए भाजपा की रैलियां। आपने DSC का सम्मेलन देखा लो? हाँ, वो देखा था मैंने। तो फिर उसके बाद और बताओ। उसको तो फिर ये मान लेते हैं इलेक्शन टाइम था जी, जिसको आप रैली, वो इलेक्शन का पीक टाइम था उस टाइम। और लोगों के जिनको आप रैली मानते हो, इतने तो हमारे धन्यवाद दौरे मोरे हैं कम। किसी दिन आपको दिमाग में बैम हो तो आप चल पड़ो, आप दिखा देंगे ना। लेकिन आप दमोदर का तो खुद कवर करके आए। जी जी जी। लेकिन मैं हाँ इस सवाल पे भी आऊँगा मैं। आपके जो कार्यक्रम, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई ना कुछ इलेक्शन ना कुछ, और 90 के 90 विधायक और मंत्रियों में मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे ज़्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं वो कृष्ण बेदी जी के हो रहे हैं। नहीं, सभी के हो रहे हैं, औरों को भी हो रहे हैं। अब मुझे सबसे ज़्यादा किसी के नहीं हो रहे हैं, मुझे नहीं ध्यान पता, परंतु हम तो 24 घंटे 7 दिन वाली हमारी टीम है। जीवन में कभी ना रेस्ट किया जी, और ना को रेस्ट करने का स्वभाव है। हम तो अटल जी की एक ही बात को मानते हैं, जीत गए तो मस्त नहीं हुए, हार गए तो पस्त नहीं हुए। ये तो 24 घंटे 7 दिन का डीजल पार अंदर पड़े हुआ है, वो तो जब तक चलेगा जीवन है। क्योंकि पार्टी के संगठन के लिए भी, मजबूती के लिए, पार्टी की सरकार की सुविधाएं आम आदमी तक पहुँचे, उसकी चिंता करने के लिए हम चुन के आए हैं। कोई मौज मस्ती और ऐश-प्रस्ती करने के लिए नहीं आए। हमारा जीवन ना तो इस प्रकार का है। हमें तो 1 घंटा यदि लेट ना पड़ जाए बिना बात के, कोई कार्यकर्ता कहते जी आधे घंटे बाद चलिए प्रोग्राम लेट है, हमारा जो भी शरीर दुखने लग जाता है। हम तो 24 घंटे 7 दिन के कार्यकर्ता हैं, और अब ज़्यादा जीवन निकल गया तो थोड़ा सा रह गया संगठन में काम करते करते, तो अब वो हैबिट बन चुकी है। और जिस प्रकार का प्यार लोग देते हैं उसी से ताकत भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। अभी मेरे को एक दिन 3-4 कोई मेरे को व्हाट्सएप आया, कहने लगे जी थोड़ी एनर्जी के लिए ये चीज़ें मैं भेज रहा हूँ, ये मंगवा लेना। और मैंने फिर उसको दिखा दिया, भाई मेरी एनर्जी तो ये है कि JCB पे मेरी फ़ोटो लग रही थी, मगर मेरी एनर्जी तो ये है जी। तो जिन लोगों का प्यार मिलता है तो काम करने में मज़ा भी आता है।
और लोगों की सुख सुविधाओं का, लोगों की समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेवारी बनती है, प्राथमिकता है। जब मैं आपका यदि परिवार का पालन पोषण करना होता, मौज मस्ती करनी होती, तो बहुत पहले मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, मैंने 90 में की थी। तो आज तो कहीं ना कहीं अफसर होते हैं, 58 साल के हो गए, रिटायरमेंट के नज़दीक पहुँच जाते, बच्चे भी सुखी रहते, हम भी सुखी रहते। पर हमने खुद भी रेस्ट नहीं किया, बच्चों को भी नहीं करने दिया, आगे वर्करों को भी नहीं करने दिया। जब इलेक्शन टाइम में आपका इलेक्शन मैं देखने लग रहा था और पार्टियों को भी मैं देखने लग रहा था, तो कुछ लोगों का नरवाना में ये कहना था, भाई बेदी ने जीत तो जाओगे बेदी साहब, लेकिन वो रहेंगे चंडीगढ़ में। लेकिन हमारे जितने आज तक इंटरव्यू हुए, एक इंटरव्यू को छोड़कर सारे ही नरवाना में इंटरव्यू हुए हैं। तो ये दोबारा पूछ का उन लोगों ने जाएगा कद, ये न्यू का जाएगा कद, मेरे को तो 1 घंटे का टाइम मिलेगा, मैं नरवाने में पाऊंगा। हमने कोई गैस एजेंसी पेट्रोल पंप थोड़ी पैदा करके, ना हमने कोई फार्म हाउस पैदा करके तैयार की। हम तो सीधे सीधे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के तौर पर रहते हैं। दूर से छोड़कर जावा कड़ा ना कड़ी जी लगता, ना कोई बुलांदा और कड़ी, यहीं पे है, लोगों के लिए है, लोगों के बीच में रहेंगे। लोगों को 2 भरम, एक भरम जनता ने तोड़ दिया, दूसरा भरम मैंने तोड़ दिया। वो कहते थे बेदी जीतदा नहीं है, वो तो जनता जनार्दन ने मतदाता ने जिता दिया। दूसरा भरम वो कहते बेदी जीत गया, जलंधर नहीं है, वो मैंने तोड़ दिया। इन्हीं को जनता नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो भाई ये वीडियो आपने किसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।